इंडिया और दुनिया भर में कोरोना वायरस की दवाएं और वैक्सीन को लेकर बहुत काम चल रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। इसी बीच ICMR यानी इंडियन सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च ने लगे हाथ डेट दे दी है। कहा है कि 15 अगस्त 2020 को भारत बायोटेक और ICMR की बनाई हुई कोरोना की वैक्सीन देश के लोगों के हाथ में दे देंगे। लोगों ने सवाल उठाए, कहा कि साहब इतनी जल्दी कैसे? ICMR ने कहा कि नियम कानून और तरीका सब कुछ का पालन कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल सही से होगा तभी वैक्सीन लोगों को दी जाएगी। तो अब सवाल ये है कि ह्यूमन ट्रायल होता कैसे है, इसके नियम क्या होते हैं, किसी वैक्सीन के बनने से लेकर आखिर में हमारे और आपके हाथों में आने के बीच तक में कितना कुछ होता है, ये सब देखते जानते हैं आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। मगर सबसे पहले यह जानना होगा कि ह्यूमन ट्रायल से पहले की कहानी क्या होती है। मान लीजिए कि आप किसी कार कंपनी के मालिक हैं और आपने एक नई डिजाइन की कार बनाई। अब कार को बेचना चाहेंगे, लेकिन बेचने के पहले कार की सेफ्टी जांचना चाहेंगे, उसमें जो भर भर के फीचर डाले हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करेंगे और किसी को टेस्ट ड्राइव के लिए देंगे। लेकिन उसके पहले कंपनी में ही उसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच करेंगे। वैक्सीन की कहानी भी ऐसे ही है। लैब में बना तो ली वायरस का कमजोर रूप लेकर, लेकिन इंसानों पर जांचने के पहले बंदरों पर इसकी जांच करते हैं, क्योंकि बंदरों के जो जीन होते हैं हम इंसानों के बहुत करीब होते हैं। बंदरों में अगर किसी वैक्सीन ने सही काम कर दिया तो फिर हमारा नंबर आता है और फिर देश दुनिया की जनसंख्या को निरोग बनाने सुधारने का जिम्मा हमारे कंधों पर। वैक्सीन की जांच हम पर की जाएगी। ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत कैसे होती है, भारत के संदर्भ से समझिए। एक संस्था है CTRI, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसी भी ह्यूमन ट्रायल जिसे डॉक्टरी सुविधा में किया गया क्लिनिकल ट्रायल भी कहते हैं, यहाँ अपने लैब में किए गए सारे प्रयोगों और गैर इंसानों पर किए ट्रायल के रिजल्ट के साथ जाना होता है। यहाँ आपको बताना होता है कि आप कितने चरणों में कितने लोगों पर ट्रायल करेंगे, किस तरीके से ट्रायल करेंगे। CTRI देखती है कि आपके परिणाम सही है, भरोसा करने लायक है, उसे लगता है कि आप कुछ कमाल कर सकते हैं अपनी वैक्सीन से, तो आपको परमिशन मिल जाती है। फिर आता है अगला स्टेप। लेकिन अगले स्टेप पर जाने से पहले जान लीजिए कि किसी वैक्सीन के ट्रायल के कितने तरीके होते हैं। मोटे तौर पर बात करें तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, लोगों को एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन का डोज दिया गया, उसके बाद उन्हें निश्चित समयांतराल में जिस रोग की वैक्सीन लगाई गई है उस रोग का इन्फेक्शन भी अक्सर दिया जाता है जानबूझकर, और देखा जाता है कि क्या उनमें उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई या नहीं। इसे कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। आपको पता है कि किन्हें इन्फेक्शन दिया गया, सब आपके कंट्रोल में, लेकिन हर बार इन्फेक्शन दिया जाए ऐसा नहीं होता है। कई बार लैब में कम लोगों पर ही इस वैक्सीन के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम ज्यादा होते हैं। अक्सर देखा गया है कि इस किस्म के ट्रायल में हिस्सा लेने वालों की जान पर बनाती है, इसलिए ये तरीका ज्यादातर जानवरों में ही इस्तेमाल में लाया जाता है। साथ ही इसमें कम लोग हिस्सा लेते हैं तो वैक्सीन कितनी कारगर है इसका भी पता नहीं लग पाता है। दूसरा तरीका ये है रैंडमाइज्ड ट्रायल। ये एक किस्म से लंबा तरीका है लेकिन ज्यादा पक्का है। जिन्हें एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन लगाई जाती है उन्हें रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोरोना जैसे संक्रामक रोग की वैक्सीन है तो लोगों के बीच इन्फेक्शन बढ़ने का इंतजार किया जाता है। वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक समय समय पर ट्रायल में भाग लेने वालों की जांच करते रहते हैं। क्या वो इन्फेक्ट हुए, नहीं हुए तो बहुत अच्छा, और अगर हो गए तो किस हद तक हुए, हो गए तो क्या दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो मामला फिट। इसे ब्लाइंड ट्रायल भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया जाता है और उन्हें बताया नहीं जाता कि उन्हें वैक्सीन दी गई है। ये कई चरणों में होता है तो सेफ माना जाता है। फायदा भले ना हो लेकिन रिस्क इसमें कम होता है। कैसे होता है टेस्ट सब्जेक्ट यानी वॉलंटियर्स का चुनाव। वैक्सीन के ट्रायल के पहले लोगों की भर्ती की जाती है, पहले और दूसरे चरण के लिए। विज्ञान की भाषा में इन्हें टेस्ट सब्जेक्ट कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में वॉलंटियर्स, जो स्वयं सेवा से के लिए आए हैं। इन वॉलंटियर्स को बताया जाता है कि आप अगर इस ट्रायल में हिस्सा लेंगे तो मानव जाति की बेहतरी के लिए आप योगदान करेंगे। वॉलंटियर्स ने ट्रायल में शामिल होने के लिए हामी भर दी तो उनका हेल्थ चेकअप कराया जाता है। इस बात की तस्दीक की जाती है कि वे एकदम निरोग हैं और उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे इस वैक्सीन से उन्हें दिक्कत हो सकती है। फिट निकले तो उनके एक करारनामे पर दस्तखत लिया जाता है। ये करारनामा वॉलंटियर्स और वैक्सीन बनाने वाली संस्था के बीच होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU के एक डॉक्टर बताते हैं कि इस करारनामे में लिखा होता है कि ट्रायल में शामिल वॉलंटियर खुद को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करेगा और ये भी कि वो अपनी मर्जी से इसमें हिस्सा ले रहा है। और भी दूसरी शर्तें लिखी होती हैं जिनसे वैक्सीन के ट्रायल में पास होने की संभावना को बढ़ावा मिले। कई देशों में इन वॉलंटियर्स का बीमा कराया जाता है और उन्हें एक निश्चित धनराशि भी दी जाती है ताकि अगर इस ट्रायल में उन्हें कुछ हो जाए तो उनके घर वालों और उनके आश्रितों को मुआवजा मिल सके।
साथ ही उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है, लेकिन पहचान को जाहिर करने या छिपाने का पूरा अधिकार इन वॉलंटियर्स के पास होता है। अब आते हैं ट्रायल के चरणों पर। इसके कुल 4 चरण हैं, फेज 1 से 4 तक लेकर। फेज 1, इस फेज में अमूमन 5 से 10 लोग हिस्सा लेते हैं। जिन वॉलंटियर्स का चुनाव किया जाता है उन्हें वैक्सीन की एक निश्चित मात्रा लगाई जाती है। कई केसेस में वैक्सीन का डोज 15 दिन से 1 महीने के बीच में दोहराया भी जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि क्या उनमें वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पैदा हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो अगले फेज की तरफ बढ़ा जाता है। हो रहे हैं तो ट्रायल यहीं पे फेल हो जाता है। इससे अकेले 1-2 महीने का समय लगता है। अब आते हैं फेज 2 पर। इस फेज में तकरीबन 100 से 1000 लोग हिस्सा लेते हैं। यहां भी वॉलंटियर्स की भर्ती होती है, लेकिन इन पर पहले फेज वाले वॉलंटियर्स जैसा रिस्क नहीं होता है, क्योंकि वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये तो पता चल जाता है। बस अब रोग से बचा जा रहा है या नहीं, इसकी जांच की जानी होती है। तो मुआवजा और बाकी जो बीमा है उस सब की सुविधा यहाँ कम हो जाती है। पहले फेज वाले तो शामिल होते ही हैं, नए वाले वॉलंटियर्स भी जुड़ जाते हैं। आधे लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है और आधे लोगों को धोखे का इंजेक्शन। जी हाँ, इस धोखे वाले इंजेक्शन को प्लेसिबो कहा जाता है। इसमें अक्सर केवल इंजेक्शन वाला पानी होता है। तो जिन्हें वैक्सीन दी गई है और जिन्हें ये प्लेसिबो दिया गया है, उनमें होने वाले परिवर्तनों को देखा जाता है। सब सही निकला तो आगे की बात। इस चरण में 4 से 5 महीने का समय लग जाता है। इस समय में देखा जाता है कि कितने वॉलंटियर्स रोग से इन्फेक्ट हुए और कितने नहीं। अब यहां पर एक पॉज ले सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन के संदर्भ में बात करें तो ये दोनों चरण एक साथ किए जा रहे हैं। अगर इन्हीं 2 चरणों में आशाजनक परिणाम मिल गए और ट्रायल की अनुमति देने वाली संस्था मान गई तो ट्रायल यही रोक सकते हैं और वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। फिर भी 4-5 महीने कम से कम लग ही जाते हैं। लेकिन अगर ट्रायल की अनुमति देने वाली संस्था नहीं मानी तो अगले चरण के ट्रायल भी करने होते हैं। जब आता है फेज 3। फेज 3 में वॉलंटियर्स की भर्ती का काम खत्म हो चुका होता है। लोगों की संख्या बढ़कर कई हजार में पहुंच जाती है। लोगों को खूब वैक्सीन लगाई जा रही होती है। जल्दबाजी इसलिए क्योंकि इन्हीं लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन बनाई भी गई है। लोग घुल मिल रहे हैं, रोग फैल रहा है। 10-12 महीने बीत गए। वैज्ञानिक देख रहे हैं कि वैक्सीन वाले कितने लोगों को रोग हुआ और कितनों को नहीं। मनमाफिक आंकड़े आ गए तो फेज 3 के बाद ही सीधे वैक्सीन का निर्माण शुरू कर सकते हैं, और नहीं आए तो आखिर में आता है फेज 4। फेज 4 में क्या होता है, ये 1 से 5 साल या उससे ज्यादा भी चल सकता है। रोग के हिसाब से टाइमलाइन बदल सकती है। इस फेज में लाखों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। काम यहां भी वही है। वैज्ञानिक अब बस देख रहे हैं कि कितने लोग रोग से सुरक्षित बचे। ज्यादा लोग बच गए मतलब वैक्सीन काम कर गई है। अब फाइनली कैसे पता चलता है कि वैक्सीन सफल है? पहले तो ये बात साफ होनी चाहिए कि वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये रोग कभी नहीं होगा, क्योंकि तमाम वैक्सीन 100% कारगर नहीं होती है। पोलियो जैसे रोग की मुंह से दी जाने वाले वैक्सीन 95% तक ही कारगर होती है। यानी इस वैक्सीन को लेने वाले 5% बच्चों को पोलियो हो सकता है। लेकिन अगर कोई वैक्सीन 95% लोगों को भी बचा रही है तो ये 100% की सफरिंग से कहीं बेहतर है। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे सिद्धांत। मेरा नाम प्रतीक्षा है। कैमरे के पीछे अमितेश। शुक्रिया।